आज का ये वीडियो उनके लिए है जो ये सोचते हैं कि मेरी बायोलॉजी में अच्छी तरह से तैयारी नहीं हो पाई है, क्योंकि ये वीडियो में जितने सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे वो सभी क्वेश्चंस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आपके पास टाइम कम है, कुछ ही घंटे के बाद आप परीक्षा हॉल में इन करेंगे और आपका परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, जितने सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 100% चांस है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जब आप प्रश्न पत्र को पलटेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। टाइम बहुत कम है, अपने दोस्त में प्लीज जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, विषाणु किससे बनता है, यानी विषाणु का जो निर्माण होता है किससे होता है, प्रोटीन से या फिर प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से या फिर लिपिड तथा प्रोटीन से या फिर डीएनए और आरएनए से। तो सिंपल सी बात है, विषाणु जो बनता है वो बनता है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से। किससे? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से विषाणु का निर्माण होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया कि तीन फसलों जो विश्व खाद्य उत्पादन यानी विश्व खाद्य उत्पादन का सबसे अधिक भाग बनाती है, कौन सा फसल है? तीन फसल, मेन तीन फसल, गेहूं चावल और मक्का, गेहूं चावल और जौ, या फिर गेहूं मक्का और जवार, या फिर चावल मक्का और जवार। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गेहूं चावल और मक्का। ये ना दुनिया का मतलब सबसे ज्यादा खाद्य स्टोर करता है, यानी खाद्य उत्पादन का जो सबसे बड़ा भाग है, यानी खाद्य उत्पादन जो होता है तो सबसे ज्यादा अगर किसी का उत्पादन होता है वो होता है गेहूं चावल और मक्का का। ठीक है, यानी खाद्य जो स्टोर है दुनिया का सबसे ज्यादा ये सब स्टोर किया हुआ है गेहूं चावल और मक्का। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व की बेस कीमती यानी विश्व की बेस कीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल है। देखिए ऊन का मतलब क्या? कॉटन। ठीक है, पश्मीना नस्ल भेड़ की है, जौ की है, या फिर बकरी की है, या फिर भेड़ बकरी संकरण की है, संस्करण। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा भेड़ बकरी संस्करण, यानी भेड़ और बकरी का हाइब्रिडाइजेशन रूप है विश्व की सबसे ज्यादा ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल। ठीक है, ये आपको संस्करण करके बताया। ये जो है पश्मीना नस्ल का जो एक तरह से बनाया गया है, इनको वैज्ञानिक तरीके से ये दोनों का हाइब्रिडाइजेशन किया गया है, मतलब एक तरह से जो फर्टिलाइजेशन जिससे ये होता है जनन करवाया गया है भेड़ और बकरी में, तब क्या बना है? पश्मीना नस्ल का निर्माण हुआ है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब सॉरी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन संपादित किया जाता है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहां संपादित किया जाता है? तो ये जो संपादित होता है प्रोटोप्लास्ट विलियन द्वारा ये संपादित होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन करा कि भारत में सन 1960 में गेहूं उत्पादन क्रांति प्रारंभिक तौर पर संभव हो सका। कहां संभव हो सका वो आपको बताना। ठीक है, या फिर उत्परिवर्तन से पादप ऊंचाई में कमी के कारण, या फिर मात्रात्मक लक्षण उत्परिवर्तन के कारण, संकर बीज के कारण, या फिर क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ने के कारण। तो सिंपल सी बात है, यानी ये कैसे संभव हो सका? यानी संकर बीज यानी हाइब्रिड बीज के कारण भारत में 1960 में क्या हुआ थी कि गेहूं क्रांति में हुआ था, गेहूं में क्रांति लाया गया था। और क्रांति ये जो संभव हुआ कब, कैसे संभव हुआ? क्योंकि संकर बीज आ गए थे, यानी हाइब्रिडाइज्ड जो बीज होता है वो आ गए थे और गेहूं का उत्पादन बढ़ गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक कुक्कुट रोग है, यानी कुक्कुट में होने वाला रोग है? एंथ्रेक्स, या फिर पेब्राइन रोग, या फिर रानीखेत रोग, या फिर मुंहपका और खुरपा का रोग। ठीक है, तो ये जो कौन सा रोग है? सिंपल सी बात है, ये रानीखेत रोग। ये रानीखेत रोग जो होता है ये कुक्कुट रोग है। ये क्या है? कुक्कुट रोग है, एक प्रकार का कुक्कुट रोग है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जैविक खाद मुख्य स्रोत है। जैविक खाद का मुख्य स्रोत जो मेन सोर्स है क्या है? हरा शैवाल, या फिर यीस्ट, या फिर जीवाणु, या फिर लाल शैवाल। तो ये जो जैविक खाद का जो मेन सोर्स है वो है जीवाणु। क्या है? जीवाणु, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में प्लीज जम करके एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, दलहनी हो जाएगा। दलहनी पौधों के जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है? तो सिंपल सी बात है, हम लोग 8th क्लास में भी ये चीज पढ़े हैं। 8th क्लास में आपको ये चीज दिया गया है कि दलहनी पौधे के जो जड़ होते हैं उसमें राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जिसके कारण मतलब नाइट्रोजनीकरण होता है। इसके द्वारा क्या होता है? नाइट्रोजनीकरण होता है ये राइजोबियम द्वारा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन पूछा गया कि पॉस्चराइजेशन में गर्म करते हैं। पॉस्चराइजेशन में क्या गर्म करते हैं? सिंपल सी बात है, तो इसमें जो गर्म होता है किसी भी तरल पदार्थ को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, और शीघ्रता से उसको ठंडा भी कर दिया जाता है। ठीक है, 70 से लेके 80 डिग्री सेल्सियस तक उसको क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, लेकिन तुरंत उसको क्या कर दिया जाता है? ठंडा कर दिया जाता है। उनको क्या कर दिया जाता है? शीघ्रता से कूल कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है और पैक कर दिया जाता है, ताकि उसमें
जो विषाणु है, जो भी बैक्टीरिया है 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक वो मतलब उबलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, जितना विषाणु बैक्टीरिया होगा वो सब डायरेक्ट मर जाएगा। और जैसे उनको थोड़ा सा ठंडा करके, तुरंत ठंडा करके उसको पैक कर देगा, ताकि फिर दोबारा उस पर विषाणु या फिर जीवाणु उस पर अटैक न कर पाए, उसमें सम्मिलित ना हो पाए। तो ये जो आप सुधा दूध आप नाम सुने होंगे, सुधा दूध जो होता है ना वो पौष्टिकीकृत होता है, क्योंकि उसको 70 से 80 डिग्री सेल्सियस के तक गर्म करने के बाद ही उसको पैक किया जाता है, ठीक है, उसमें कोई जीवाणु वगैरह नहीं होता। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन पूछा गया कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है अस्थिमज्जा से या फिर पेट से या फिर थाइमस से या फिर यकृत से। तो टी लिम्फोसाइट से मतलब जो उत्पन्न होता है यकृत से, कहां से, यकृत से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन पूछा गया कि बैसिलस थुरिएंजेसिस बीटी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, प्रभेद का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है, कहां किया जाता है, तो इसका प्रयोग होता है आपका बायो इंसेक्टिलाइड्स यानी बायो इंसेक्टिसाइडल पौधे के लिए, बायो इंसेक्टिसाइडल पौधे के लिए यह प्रयोग होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन पूछा गया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए प्राप्त किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जो डीएनए प्राप्त किया जाता है, कहां से प्राप्त किया जाता है, तो ये जो प्राप्त किया जाता है श्वेत रुधिर कणिकाओं से, यानी डब्ल्यूबी व्हाइट ब्लड सेल्स से, यानी व्हाइट यानी घटक हैं, टोटल कितने घटक है ब्लड के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं, श्वेत रुधिर कणिका जिसको बोलते हैं, तो इसी से डीएनए फिंगरप्रिंट मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए डीएनए प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन पूछा गया है कि दो सूक्ष्म जीव जिसको मतलब छोटा छोटा जीव होता है, जिसको नगण्य आंखों से हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो दो सूक्ष्म जीव जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो कौन कौन से जीव हैं, तो वो जो जीव हैं एस्चेरिचिया कोलाई तथा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है। ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, प्लाज्मिडम है, प्लाज्मिडम एक है, क्या है, कवक है, प्लाज्मिडम है, या फिर प्लाज्मा का एक भाग है, या फिर जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है, ठीक है। तो ये जो है ना ये एक प्रकार का क्या है, जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज काटता है, यानी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज काटता है, क्या काटता है, ये जो काटने का कार्य करता है, ये काटने का कार्य करता है डीएनए के दोनों रज्जुओं को, डीएनए के दोनों रज्जुओं का जो काटने का काम होता है, इसका होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का काम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन पूछा गया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेजेस का प्रयोग पुनर्संयोजन यानी पुनर्संयोजन की डीएनए तकनीकी रूप में किया जाता है। तो ये प्राप्त किए जाते हैं प्लाज्मिडम से या फिर सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से, जीवाणु भोजी से या फिर जीवाणु कोशिका से। तो ये जो प्राप्त किए जाते हैं ना, ये किए जाते हैं जीवाणु कोशिका से, कहां, जीवाणु कोशिका से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि कुछ जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न B7 टॉक्सिन के क्रिस्टल स्वयं बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया को नहीं समाप्त करता है, क्योंकि कारण क्या, ठीक है, वो क्या करता है, समाप्त नहीं करता, कारण क्या। तो इसका जो कारण है, सिंपल से कारण होता है इसका, ये टॉक्सिन अक्रिय होता है। अगर टॉक्सिन अगर मतलब अक्रिय का मतलब होता है डीएक्टिव, एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता, मतलब वो कार्य नहीं करता, वो एक तरह से मतलब बैठा हुआ रहता है। अगर एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, सवर्ण यानी बैक्टीरिया को क्या कर देगा, मार देगा, समाप्त कर देगा, ठीक है। वो समाप्त नहीं कर पाता, यानी बैक्टीरिया को नहीं समाप्त कर पाता। यहाँ आपको दिखाई नहीं देता होगा बैक्टीरिया के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ नहीं है, इसके बाद जो निगेटिव यानी नॉट लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, नहीं समाप्त करता है। तो क्यों, जो कारण, क्योंकि जो कारण यही है, मतलब वो अक्रिय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसके द्वारा ट्रांसजीन अभिव्यक्ति प्राप्त की जा सकती है। ट्रांसजीन अभिव्यक्ति, तो ये जो होती है ना, एक देशी जीन के प्रदर्शन से रोककर या फिर एक उत्पन्न जैव संश्लेषी मार्ग को विकसित करके या फिर एक प्रोटीन उत्पन्न करके जो अपनी रुचि का जीनोटाइप स्वयं उत्पन्न करते हैं। जीनोटाइप का मतलब समझते हैं ना, यानी जीन की जो स्ट्रक्चर होती है, जीन की जो संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हो जाएंगे तीनों के माध्यम से। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपका स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, पहली ट्रांसजेनिक जो फसल थी, सूत, अलसी, मटर या फिर तंबाकू। तो पहली ट्रांसजेनिक जो फसल थी वो तंबाकू, कौन, तंबाकू पहला जो है ट्रांसजेनिक फसल है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन पूछा गया है कि समीपस्थ यानी समीपस्थ स्थित गुणसूत्र के दो जीनों पर होंगे, क्या होंगे, दोहरानी विनिमय या फिर कोई विनिमय नहीं होगा, या फिर मुश्किल से कोई विनिमय नहीं, या फिर लगातार विनिमय होगा। तो उसमें जो विनिमय होगा ना, एक्सचेंज, विनिमय का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। तो मुश्किल से विनिमय होता है, उसमें मुश्किल से एक्सचेंज होता है समीपस्थ स्थित गुणसूत्र के दो जीनों पर, ठीक है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का।
21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्यों में लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण होता है वो कैसे होता है? माँ के पोषण द्वारा, फिर पिता के पोषण द्वारा, फिर लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग, या फिर भ्रूण के विशिष्ट पोषण द्वारा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, यानी लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग से। ठीक है, अगर उनको फादर से एक्स से मिलेंगे तो वो क्या होगा, मतलब फीमेल होगा। अगर वाई मिलेंगे तो क्या होगा, मतलब मेल होगा। ठीक है, यानी सॉरी हाँ मेल होगा। ठीक है, अगर एक्स एक्स से मिलेगा तो वो फीमेल होता है, लड़की। अगर एक्स वाई होगा तो वो क्या होगा, लड़का होगा। ठीक है, तो ये सब चीज फैक्ट करता है, यानी लिंग के विशिष्ट संयोग पर डिपेंड करता है कि लिंग क्या होगा, मनुष्य में लड़का होगा या लड़की होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 22, कानों पर बल की बहुलता, यानी कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है, सिंपल सी बात है, ये पाया जाता है वाई क्रोमोसोम पर। किस पर? वाई क्रोमोसोम पर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया गया। पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित किसमें पाया गया, किसमें एब्सेंटी है ये? तो ये जो एब्सेंटी है मिराबिलिस जलापा में। किसमें? मिराबिलिस जलापा में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन करा कि ए देखिए कैपिटल ए डबल कैपिटल मतलब डबल ए है, कैपिटल है, और बी स्मॉल बी है, स्मॉल सी है। ठीक है, तो इससे जो कितने प्रकार के युग्मक का निर्माण होगा? तो यहाँ जो टोटल युग्मक का निर्माण होगा तो कितने प्रकार के? टोटल 2 युग्मक का निर्माण होगा। कितना? 2 युग्मकों का निर्माण होगा। यहाँ ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, नर हार्मोन से की उत्पत्ति कहां होती है? नर हार्मोन से की जो उत्पत्ति होती है कहां होती है? अंडाशय या फिर शुक्राणु या फिर वृषण या फिर वृक्क। सिंपल सी बात है, नर में जो हार्मोन की जो उत्पत्ति होती है वो वृषण में होती है। कहां होती है? वृषण में होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, आप लोग आंसर देने की भावनाओं में खो जाते हैं और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर पाते। ठीक है, तो एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम जो है इनमें से किसका संभाग है? मानव शुक्राणु के सिर का, या फिर मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, या फिर प्रारंभिक डिंबाणु जनन कोशिका का, या फिर ब्लास्टोसिस्ट का। ठीक है, तो एक्रोसोम जो पार्ट है ये पार्ट है आपका मानव शुक्राणु के सिर का। किसका? मानव शुक्राणु के सिर का। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी तकनीक है पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? पात्र निषेचन के अंतर्गत, फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत नहीं आती है। आपको निषेचन पूछा गया, यानी टेक्नोलॉजी पूछा गया, कौन सा तकनीक होगा? तो यहाँ जो तकनीक होगा ना, अंतर्गर्भाशय युक्ति, ये जो है इसमें नहीं आते, यानी पात्र निषेचन अंतर्गत नहीं आते। पात्र निषेचन जो तकनीक होता है उसके अंतर्गत ये नहीं आता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 28, क्वेश्चन करा कि फसल में विदेशी जीन जोड़ने को कहते हैं। फसल में जो विदेशी जीन जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात है, उसको कहते हैं आनुवंशिकीय अभियांत्रिकी। आनुवंशिकीय अभियांत्रिकी कहते हैं उसको। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग निम्न को बनाने में करते हैं। ट्रांसजेनिक जो जीवाणु है किसको बनाने में किया जाता है? इपिनेफ्रिन, या फिर मानव इंसुलिन, या फिर थायरोक्सिन, या फिर कार्टिसोल। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मानव इंसुलिन। यानी ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग किसका बनाने में किया जाता है, किसको निर्माण करने में? मानव इंसुलिन का। यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्दियों के दौरान जंतु अक्रिय हो जाते हैं, ये कहलाता है। सर्दी के दौरान जो जंतु होता है वो अक्रिय होता है, यानी डीएक्टिव, यानी एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता, एक्शन करने के लिए तैयार नहीं रहता, कार्य करने के लिए तैयार नहीं रहता। तो इसकी जो कहते हैं इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो कहा जाता है इसको कहा जाता है शीत निष्क्रियता। क्या कहते हैं इसको? शीत निष्क्रियता कहते हैं। यानी सर्दियों के मौसम में, शीत के मौसम में जंतु अक्रिय हो जाते हैं, इसको कहते हैं शीत निष्क्रियता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन पूछा गया कि ओजोन परत किस प्रकार की किरणें से जैव मंडल की रक्षा करती है? तो हम लोग सबको जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट जो रे है, अल्ट्रावायलेट रे जो यूवी जिसको बोलते हैं यूवी रेज से मतलब क्या करती है? ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत किस प्रकार की, यानी यूवी रेज से मतलब पृथ्वी की जैव मंडल की रक्षा करती है। अगर ओजोन परत अगर नहीं होगा ना तो ये यूवी रेज डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगे और यहाँ का जो जंतु है उसके स्किन में एक तरह से स्किन कैंसर फैल जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ का तापमान भी बढ़ जाएगा, ये सब प्रॉब्लम होगा। तो ठीक है, अभी ओजोन परत अभी क्षय भी हो रहा है और इसको लेकर के काफी गंभीर समस्या भी है पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, और बहुत सारे देश इसको लेकर के अभी सजग भी है पूरा तरह से। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट किरणें, यानी यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन पूछा गया कि कवक मूल उदाहरण है। कवक मूल किसका उदाहरण है? अब घटक का, अंत परजीविता का, फिर सहजीवी संबंध का, फिर बाह्य परजीविता का। तो ये जो एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल है आपका सहजीवी संबंध का। किसका? सहजीवी संबंध का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं। तो उगने वाले जो पौधे होते हैं उसको कहते हैं क्या? लवणोद्भिद। क्या बोलते हैं? लवणोद्भिद, यानी लवणोद्भिद। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा
जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि जब जन्म दर मृत्यु दर के बराबर होता तब यह है, तो जब जन्म दर अगर मृत्यु दर आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब वो अब क्या कर लेंगे, पलेटियो अवस्था, क्या कर लेंगे, पलेटियो अवस्था। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। जलीय पारितंत्र में जो जलीय पारितंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, उसमें ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है। हम लोग आयु पिरामिड भी पढ़े हैं, ऊर्जा का भी पिरामिड होता है, तो उसका जो पिरामिड होता है ना वो होता है हमेशा सीधा, हमेशा क्या होता है, सीधा होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन पूछा गया कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरण ऊर्जा, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जो ऊर्जा स्थानांतरित होता है वो कितना परसेंटेज होता है। तो ये जो होता है ना ये 15%, कितना 15%, ठीक है, यानी 15%। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन पूछा गया कि एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं, यानी एक पारिस्थितिक तंत्र में जो हरे पौधे हैं यानी ग्रीन जो प्लांट है वो क्या है, तो एक प्रकार का उत्पादक है, वो क्या है, उत्पादक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया कि नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक, नए प्रजाति का जो निर्माण होता है उसका मुख्य कारक कौन है वो आपको पूछा गया। तो ये जो कारण है विलगन, क्या है, विलगन, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला है, यानी आहार श्रृंखला सही है, यानी सही ऑर्डर में है, कौन है, ठीक है। तो यहाँ जो सही ऑर्डर में जो आहार श्रृंखला है, घास को कौन खाएगा, ये घास को कौन खाएगा, ये घास को खाएगा बकरी, ये बकरी को कौन खाएगा, शेर। तो ये जो श्रृंखला है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये शेर बकरी को खाएगा और ये बकरी घास को खाएगा, ठीक है, तो ये श्रृंखला सही है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की प्रारंभ हुआ था वो 1973 में, कब, 1973 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क स्थित है कौन सा स्टेट में, कौन सा राज्य में, तो ये जो है यूपी में, कहां, यूपी के अंतर्गत है दुधवा नेशनल पार्क। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे 41 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन पूछा गया कि रेड डाटा पुस्तक यानी रेड डाटा बुक में किस प्रकार की जीवों की सूची है, किस प्रकार की जीवों के बारे में उल्लेख किया गया है, किसका डेटा, ठीक है। तो उसमें जो है ना ये दुर्लभ प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, ये तीनों प्रजाति के बारे में उसमें डेटा है। ये तीनों प्रजाति के बारे में उसमें अच्छी तरह से लिखी गई है कि ये कैसे मतलब दुर्लभ हो गए या और कौन से प्रजाति विलुप्त हो रहे हैं, कौन से प्रजाति जो है जानवर के जीव जंतु के मतलब क्या संकटग्रस्त हैं। तो इसका मतलब पूरी तरह से व्याख्या किया गया है रेड डेटा बुक में। ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 43। क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदरवन का संरक्षित जैव मंडल भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो ये जो आता है ना ये आता है आपका पश्चिम बंगाल, कहां, WB पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे 43 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद में पारित हुआ, जैव विविधता अधिनियम संसद में पारित हुआ। तो ये जो पारित हुआ ना 2002 में, कब, 2002 में ये पारित हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 फ्लोराइड प्रदूषण क्या करा कि फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है दांतों को, वृक्क को, मस्तिष्क को, फिर हृदय को। तो ये जो इफेक्ट डालता ना ये दांत पर इफेक्ट डालता है, किस पर, दांत पर इफेक्ट डालता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 जलाशयों में पोषकों की अधिकता उत्पन्न करती है, यानी जलाशयों में अगर पोषकों की अधिकता हो जाएगी तो ये क्या उत्पन्न करेगा, क्या चीज उत्पन्न करेगा, तो सुपोषण उत्पन्न करेगा। क्या है, सुपोषण को ये उत्पन्न करेगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे 46 नंबर क्वेश्चन का। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन पूछा गया कि बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च परिवर्तन दर का कारण, जो क्या इसका क्या कारण है, क्या सिंपल है, तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी जस्ट बोला कि ओजोन क्षरण, यानी अभी जैसे त्वचा अभी जस्ट इसी वीडियो में बोला कि ओजोन परत इतना मतलब क्षय हो रहा है कि उसके कारण अगर यूवी यानी अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो अगर डायरेक्ट जैव मंडल पर आएंगे तो यहाँ की जो जीव जंतु है, यहाँ की जो मानव है उसके स्किन पर कैंसर होने लगेगा, यानी उसके त्वचा कैंसर होने लगेंगे। और उच्च परिवर्तन दर का कारण जो है इसमें, यानी उच्च परिवर्तन दर का मतलब ये हुआ कि त्वचा दर में यानी त्वचा कैंसर में बढ़ोतरी हो रही है, यानी धीरे धीरे ये ओजोन लेयर जो है इसको घट रहा है। इसको मतलब ये ओजोन लेयर क्यों क्षय हो रहा है, ये ओजोन लेयर यानी ओजोन परत क्यों मतलब एक तरह से क्षय हो रहा है, ओजोन परत क्षय क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी जो दुनिया में औद्योगिकरण चल रहा है, तो SO2 हो गया, NO2 हो गया, ये सब जहरीले गैस जा रहे हैं, ये जहरीले गैस जाकर के ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है।
तो अभी इसको लेकर के जो है पूरा दुनिया में एक तरह से ये भी चलता है, पूरा दुनिया के देश जो है वो बैठक भी करते हैं, मिलजुल करके मीटिंग भी करते हैं, कैसे इसका समस्या का निदान किया जाए। प्राकृतिक वायु प्रदूषण है। प्राकृतिक वायु प्रदूषण सिंपल सी बात है, प्राकृतिक वायु प्रदूषण ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस है। प्राकृतिक वायु प्रदूषण यानी ज्वालामुखी से जो गैस निकलती है, वो भी गैस निकलती तो वो वायु में एक तरह से जहर का काम करता है, ठीक है। और वायु में जहरीली गैस होना ही क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। तो वहां क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक वायु प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई उद्योग चल रहा है, कोई गाड़ी चल रही है, कोई वैन चल रही है, तो यहाँ जो वायु प्रदूषण होता है वो क्या कहलाएंगे, मानव निर्मित वायु प्रदूषण, ठीक है। तो ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस जो है वो एक प्रकार का प्राकृतिक वायु प्रदूषण है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस CH4 या फिर CO2 या फिर CFC या फिर हाइड्रोजन। बिल्कुल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CFC हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 हो गया, NH क्या हो जाएगा CH4 मीथेन, CH4 हो गया। ये सब जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है। और इसके कारण क्या होता है कि इस सब का अगर मात्रा बढ़ेगा तो ओजोन परत क्षय हो रहा है, ठीक है। और ओजोन परत क्षय हो रहा है तो हिमालय का जो बर्फ है, हिमालय पहाड़ भी पिघल रहा है और एक तरह से समुद्र का जो पानी का लेयर है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये सब सारे प्रॉब्लम्स हैं, अच्छी तरह से रीडिंग कराया गया आपको कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर CFC CO2 और CH4 का मात्रा अगर वायुमंडल में बढ़ जाए, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी, ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाती है। तो इसको जो कहते हैं, सिंपल सी बात है, इसको क्या कहते हैं, आंतरिक सॉरी इसको जो कहा जाता है इसको कहता है अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का एग्जांपल हो गया जैसे कि कायिक परिवर्तन हो गया, कायिक परिवर्तन एक क्या है, अलैंगिक जनन है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। तो ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये 100% मैं गारंटी देता हूं। और आपकी तैयारी कैसी है नहीं है, लेकिन बाद में आपका रिवीजन होना बहुत जरूरी होता है और इसी तरह से रिवाइज कीजिए और सभी सब्जेक्टों को बैलेंसिंग के साथ लेके चलिए। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, और सभी सब्जेक्टों को बैलेंसिंग के साथ लेके चलिए, रिवाइज कीजिए। और वीडियो को अभी तक प्लीज लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी लास्ट में आपसे बोलता हूं कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि चैनल पर वो मटेरियल आपको प्रोवाइड की जाती है जो बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।